हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार उढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि 9th क्लास है और जो आपका विषय इकोनॉमिक्स हम लोग वो पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है, भारत में खाद्य सुरक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं और हमारे विषय का अंतिम आपका चैप्टर है। उसके बाद हम लोग सारी बुक अच्छे से पढ़ चुके हैं। ज्योग्राफी में भी हम लोग कई चैप्टर अपने कंप्लीट किए हैं। फिर हम लोग इसके बाद ज्योग्राफी अच्छे से कंप्लीट करेंगे क्योंकि 2 चैप्टर शायद बचे हैं उसमें। फिर उसके बाद हम लोग जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट है हम पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आपका मिसलिनियस चलाएंगे, हम उनके प्रश्न आंसर कराएंगे सभी बच्चों को। क्लियर है? तो कल हम लोग खाद्य सुरक्षा के बारे में बात कर रहे थे कि खाद्य सुरक्षा क्या है, आप किसको खाद्य सुरक्षा कहेंगे, क्या स्थिति है और खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है, निर्भरता कैसी है, उपलब्धता क्या है। इन सभी विषयों में हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत बात कर रहे थे। तो जितना हम लोगों ने पढ़ा उसमें अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, आप हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे अपना प्रश्न, अपना डाउट हमसे बच्चों पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपना प्रश्न हमसे पूछ सकता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, अगर आपका प्रश्न नहीं है हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आपकी सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों के अंतर्गत आपका खाद्यान्न सुरक्षा की हमने बात की थी। खाद्यान्न सुरक्षा का क्या मतलब है, हमने उस पूरे मतलब को समझा कि हम लोग किसको खाद्यान्न सुरक्षा कहेंगे। ठीक है? क्या समझ रहे थे हम लोग कि खाद्यान्न सुरक्षा क्या है, उसको हम लोग आपका समझ लिए थे। जैसे पहला देखे थे हम खाद्यान्न, आपकी उपलब्धता देखे, खाद्यान्न की पहुंच को देखे, सामर्थ्य का अर्थ देखे, खाद्य सुरक्षित क्यों जरूरी है उसको देखे, किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है इसको पढ़े थे कल। और 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा के क्या अर्थ थे, इसके मायने को हम लोग पढ़े। फिर आगे हम लोगों ने 2 जो आपके चित्र थे हमने इनकी आपकी चर्चा करी, जो हमको इमेज मिली थी। ठीक, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो आपका बंगाल में अकाल पड़ा था, उड़ीसा में जो काला हांडी जगह है, काशीपुर जैसे जगह हैं, कुछ हम लोगों को आपका राजस्थान के जो आपका वरनार जिला है, झारखंड का पालमू जिला है, इनमें कुछ जगहों में हम लोगों को क्या मिला है, लोगों को भूखमरी जैसे जो आपको संकेत मिले हैं। आज हम लोग बात करेंगे खाद्य असुरक्षित कौन है, यानी कि फूड इनसिक्योरिटी में कौन है, हम लोग उनकी क्या है अपने लेक्चर के अंतर्गत जो है बच्चों बात करने वाले हैं। ध्यान रहेगा सभी को। चलिए आइए बहुत अच्छे से हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है। कह रहे हैं कि भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो खाद्य की अगर हम लोग दृष्टि देखें उस दृष्टि से कैसा है, असुरक्षित है। परंतु इसे सर्वाधिक प्रभावी वर्ग में निम्नलिखित शामिल है। कह रहे कुछ ऐसे वर्ग हैं जिसमें शामिल है। वैसे देखिए, भारत में आज भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो खाद्यान्न के लिए आपूर्ति नहीं होती है। और अगर हम लोग पोषण की बात करें तो पोषण स्तर में भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या का हम लोग माप सकते हैं जो पोषण स्तर में नहीं आती, जो आपका पोषण स्तर उनको प्राप्त ही नहीं होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कौन से ऐसे वर्ग हैं, भूमिहीन जो थोड़ा बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हो। ऐसे कौन है जो अखाद्य सुरक्षित लोग, यानी कि ऐसे लोग जो आपके भूमिहीन हो, या तो वो हो या फिर जिनके पास कैसी हो, बहुत थोड़ी जमीन की निर्भरता हो, वो लोग भी क्या होंगे, आपके ऐसे ही होंगे। पारस्परिक दस्तकार की जो आपके पारस्परिक जो आपके दस्तकार है वो, पारंपरिक आपकी सेवा प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, निरक्षित तथा आपके भिखारी, ये सब इसमें शामिल है। शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्न की दृष्टि से असुरक्षित जो आपके परिवार है वो, जिनके कामकाजी सदस्य प्राय कम वेतन वाले व्यवसाय और अनियमित श्रम बाजारों में काम करते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो असुरक्षित हैं खाद्य के रूप से, वो व्यक्ति। दूसरा हम लोग आपको उन लोगों की बात करेंगे बच्चों जो आपके श्रमिक है, मजदूर है, जो उनके यहाँ रह रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। ये कामगार अधिकतर
मौसमी कार्यों में लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं कि जो आपके मौसमी जो कार्य होते हैं उनमें लगे होते हैं, और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं। क्या कर सकते हैं आपका, मात्र आपका क्या हो सकते हैं, आपका जीवित रह सकते हैं। ठीक है, इनको हम लोगों को आपका देखना होता है। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग करते हैं, एक अहमद की कहानी है, इसको हम लोग आपका विचार करते हैं। अहमद की कहानी। अहमद बेंगलोर में रिक्शा चलाता है। बेंगलोर आपका शहर है, आपका कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। वहां क्या कर रहा है, रिक्शा चालक है। वह अपने 3 भाई, 2 बहन और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी आपके तलैया से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। झुग्गी मतलब आपका जैसे घास फूस के बने, बांस के बने जो घर होते हैं। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन आय पर निर्भर करता है। यानी कि घर का जितना भी लालन पालन जो होता है वो किस पर होता है, जो प्रतिदिन जो आपका रिक्शा चलता है उसी के आय के आधार पर आपका डिपेंड होता है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है, और उसकी प्रतिदिन आय कैसी होती है बच्चों, आप ध्यान रखिए, घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी वह इतना रकम कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीजों के पश्चात अपनी आय में से कुछ बचा लेता है। अन्य दिनों में मुश्किल से वह इतना कमा पाता है। इससे वह दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है, जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का पीडीएस कार्ड है। क्लियर है। इस कार्ड से अहमद अपना दैनिक जरूरतों की उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल प्राप्त करता है। वह इन चीजों को बाजार कीमत से आधी कीमत पर क्या करता है, आपका प्राप्त कर लेता है। अब देखिए, वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन उसकी दुकान निर्धनता रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए खुलती है। बच्चों, किसके लिए खुलती है, जो आपको गरीबी रेखा से नीचे के लोग रहते हैं, एक उनके दिन आपका विशेष खुलती है। इस तरह अहमद अपना अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किस तरह से पालन पोषण कर रहा है, जहां वह अकेला सदस्य क्या है आपका बच्चों, कमाने वाला है। देखिए, तो एक मेंबर है पूरी फैमिली में आपका कमाने वाला। और कैसे, देखिए, असुरक्षित कौन लोग हैं, सबसे पहले अगर मैं पूछूं भाई, असुरक्षित वो लोग हैं, अगर हम लोग ग्रामीण स्तर की बात करें, जिनके पास जमीन नहीं है, मजदूर वर्ग है और भूमिहीन लोग हैं, वो आपके असुरक्षित है क्योंकि उनके पास खाद्यान्न नहीं है। शहर में कौन है, रेडी वाले, फेरी वाले, मजदूरी करने वाले, भवन घर घर में, बंगलों में, कोठियों में झाड़ू पोछा करने वाले व्यक्ति, वो लोग कैसे असुरक्षित हैं। अब देखिए, कुछ इसमें पॉइंट है जो आपको बहुत जरूरी है आपको चर्चा करने के लिए। कृषि एक मौसमी क्रिया है। एग्रीकल्चर को हम मौसमिक एक्टिविटी क्यों बोलते हैं, ये आपको चर्चा करनी है। रामू वर्ष के लगभग 4 महीने बेरोजगार क्यों रहता है, ऐसा क्यों है कि वर्ष के 4 महीने उसे बेरोजगार रहना पड़ता है। जब रामू बेरोजगार था तो वह क्या करता रहता है, रामू के परिवार में पूरक आय कौन प्रदान करता है। कोई भी काम पाने में असमर्थ होने पर रामू की कठिनाई क्यों होती है। रामू खाद्यान्न की दृष्टि से कब सुरक्षित होता है, कब होता है सुरक्षित, ये हमको देखना है। खाद्यान्न पदार्थ खरीदने में असमर्थ के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। क्या निभाती है, असुरक्षा में आपकी भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े जातियों के कुछ इनमें से निचली जातियां का तो भूमि का आधार ही कमजोर है। कैसा है, आधार ही कमजोर है। फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम है, और कह रहे कि जो भूमि की उत्पादकता है वो बहुत कम है। वे खाद्यान्न की दृष्टि से शीघ्र सुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और उन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित हैं। कह रहे जो आपका कुपोषण है, कुपोषण मतलब कुल मिलाकर जितना हमको पोषण युक्त भोजन चाहिए वो हमको प्राप्त नहीं होता, हम उसको क्या बोलते हैं, आपका कुपोषण कहते हैं। यह चिंता
देखिए, अगर हम लोग इसको देखें तो गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे आजन्मे बच्चों का भी कुपोषण का क्या रहता है, आपका खतरा रहता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का एक बड़ा भाग गर्भवती महिला तथा दूध पिलाती रही महिला तथा 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा भी है। कह रहे कि जो एक महिला जो आपकी गर्भवती है, एक ऐसी महिला जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है, और एक ऐसा बच्चा जिसकी एज 5 वर्ष से कम है, वो कुपोषण का शिकार होता है। देखिए, जितने भी आपके ऐसे वर्ग हैं जो सामाजिक रूप से जो आपके पिछड़े हैं, अगर आप उन वर्गों को गौर से देखेंगे बच्चों, तो आपको साफ साफ समझ आएगा कि किस तरह से केवल वो अपने 2 वक्त के खाने के लिए किस तरह अपनी मेहनत मजदूरी करके उस साधन को आपको जुटा पाते हैं। उनके लिए पोषक होना ना होना कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए 2 वक्त का पेट भरना सबसे बड़ा मायने होता है। लेकिन अगर हम लोग इस दृष्टि से बात करें तो बच्चों, एक रिपोर्ट आई थी, भारत में 90% ऐसी फीमेल हैं, ऐसी महिला हैं जिनको एनीमिया की कमी है। एनीमिया मतलब खून की कमी है, एनीमिया है उनको। देखिए, एनीमिया बीमारी है, उसमें जो महिलाओं का खून है और रक्त जो है कम हो जाता है। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, कुछ महिला हैं आपका गर्भवती हैं, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता है, उनके बच्चों को आपका न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा जो उनके पेट में होता है, तो वो उनको पोषण प्राप्त कराना बड़ा आवश्यक होता है। तो ऐसी स्थिति में जो महिला गर्भवती है, वो उसका बच्चा, वो दोनों कुपोषित हो सकते हैं। कुपोषित का मतलब है पर्याप्त पोषण ना मिलना। अब देखिए, आपको भूख लगी है, आप केवल दाल चावल खा लें वो पर्याप्त नहीं, आपके शरीर के लिए विटामिन, मिनरल, फैट, वसा, इन सब चीज की जरूरत होती है जो आपका नहीं मिल रहे हैं। ये ऐसे बहुत बड़े कारण आपका हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। देश के कुछ क्षेत्र जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े आपके राज्य, गरीबी अधिक है, आदिवासी, देखिए जो कुछ आपके गरीब राज्य हैं, कुछ आदिवासी लोग हैं, को आपके सुदूर जो दूर क्षेत्र में रहते हैं, प्राकृतिक आपदा से बार बार आपके प्रभावित वाले क्षेत्र, खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों के अनुपातिक रूप में बहुत अधिक हैं। कैसे हैं ये लोग? ऐसे हैं जो आपके बहुत गरीब हैं, आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े हैं, सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, बहुत दूर क्षेत्र में रहते हैं, आदिवासी लोग हैं, किसी कोई क्षेत्र है उसमें बार बार आपदा, आपके प्राकृतिक आपदा आती है। तो ऐसी जगह क्या होता है बच्चों कि जो लोग हैं वो खाद्य असुरक्षित हो जाते हैं, उनके पास खाने की, फूड सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने होती है। वास्तव में उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्यान्न की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या है। कैसी है? असुरक्षित लोगों की संख्या है। भूखमरी खाद्यान्न की दृष्टि से असुरक्षितता को आपके इंगित करती है। क्या दिखाती है आपकी भूखमरी? भूखमरी दिखाती कुछ लोग ऐसे हैं जो खाद्यान्न की दृष्टि से कैसे हैं? असुरक्षित है। एक दूसरा पहलू है, भूखमरी गरीबी का एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है। कह रहे कि आप ये नहीं कह सकते जो गरीबी है, भूखमरी है, एक अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब अपनी चीजों को व्यक्त करने वाला, दर्शाने वाला, उसके मात्र नहीं है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आपके गरीबी का कारण बनते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। यह गरीबी आती है इस तरह, खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने में वर्तमान में भूखमरी समाप्त हो जाती है। और कह रहे जब आपकी गरीबी लाती है और उनको खाद्यान्न की दृष्टि से सुरक्षित हो जाए तो वर्तमान में आपकी भूखमरी समाप्त हो जाएगी। आप देखिए, भारत में आज भी कितने लोग गरीब हैं, और गरीब में भी कितने लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना खाने के लिए कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अब देखिए थोड़ा सा, और भविष्य में भूखमरी का खतरा कम हो जाता है अगर हम सब चीजें करेंगे, आपका खाद्यान्न की दृष्टि से उनको सुरक्षित करेंगे, तो जितनी हमारी भूखमरी है वो आपका समाप्त हो जाएगी, और भविष्य में जो भी आपका खतरा है वो सब आपके समाप्त हो जाएंगे। भूखमरी के दीर्घकालीन, कालिक और मौसमी आयाम होते हैं। कैसे होते हैं? लॉन्ग टर्म और आपके सीजनल आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भूखमरी मात्र एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। किसके कारण होती है? गुणवत्ता के आधार पर ग्रहण करने के लिए होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में असक्षम के कारण दीर्घकालीन भूखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भूखमरी फसल उपजाने
और काटने के चक्र से संबंध है। कह रहे कि जो दीर्घकालिक आपकी वो क्या है, दीर्घकालिक जो आपकी गरीबी है वो भूखमरी से ग्रस्त होती है, और जो आपकी मौसमी जो आपकी भूखमरी होती है वो फसल के उपजने और काटने के चक्कर से संबंधित होती है। यह ग्रामीण क्षेत्र की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रक्रिया मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्र में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण आपका श्रमिक को काम रहता है, इसी तरह की भूखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में असक्षम हो। देखिए भूखमरी क्या होगी, देखिए मौसम प्रक्रिया है वो कि आपको किसी एक विशेष मौसम में, किसी एक समय बरसात के जैसे मान लीजिए आपको सर्दियों में काम है, आपको गर्मियों में काम है, आपको बसंत में काम है, आपको शरद में काम है, लेकिन जैसी बरसात लगती है आपको काम नहीं मिलता। आप उस समय बेरोजगार, क्योंकि खेती के काम भी ऑलमोस्ट निमट जाते हैं, फसल पकने के बात सारी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि बरसात होती है, आपका कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं चलता। जो सुरक्षित लोग हैं, जो लोग संगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वही लोग आपका ऐसी जगह आपका काम करते हैं। और भुखमरी क्या है कि अगर आपकी मौसमी जो आपकी बेरोजगारी है, अगर वो आपके नियमित निर्माण श्रम को कम कर रहा है तो तब वह भुखमरी होती है। जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में असक्षम रह जाए, उसको काम भी ना मिले, तो वो क्या हो गया, भुखमरी कगार में आ गया। सारणी 4.2 में दिया गया है कि भारत में मौसम और के साथ ही दीर्घकालिक भुखमरी में प्रतिशत में गिरावट आई है। किसमें आई है, जो उसकी परसेंटेज है उसमें गिरावट आई है। भुखमरी के प्रकार आपको दिखाया है, ग्रामीण, शहरी, एक मौसमी दिखाया है, एक आपका दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म टोटल। शहर में अगर हम लोग, ये पुराने आंकड़े हैं, नई बात करते हैं बच्चों, 1999 से 2000 के बीच में मौसमी 2.6 थी और दीर्घकालीन 0.7, टोटल अगर हम लोग उसका एवरेज करें आपके 3.3 टोटल बेरोजगार मतलब टोटल भुखमरी थी। शहरी क्षेत्र में देखें तो 0.6, देखिए 2 ज्यादा है गांव में, और ये कौन है 0.3 यानी कि टोटल 1%। मान लीजिए कि 1% आपका भुखमरी है, यानी कि कहीं ना कहीं शहर रोजगार देने में गांव से अधिक थोड़े सक्षम हुए हैं। अब देखिए एक चित्र हमको दिया गया है, पंजाब के एक किसान है, HY बीज वाले गेहूं की खेती के समान जिस तरह हरित क्रांति पर आधारित है। देखिए जब तक HY बीज नहीं आए थे, अधिक पैदावार देने वाले बीज नहीं आए थे, तब तक किसानों की जो पैदावार थी वो भी इतनी अच्छी नहीं हो रही थी। अब देखिए सर्वाधिक वृद्धि जो हुई आपकी, जो कि आप लोग ये देखेंगे, इसके बाद में चलते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम लोगों ने ये सारी चीजों को पढ़ा कि आत्मनिर्भरता किस प्रकार की है, क्या चीजें हैं। आप थोड़ा इसको देख लीजिए। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा कि भारत ने ये कोशिश की कि अब हम लोग आजाद हो गए हैं तो हम लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम लोग आजाद हुए हमारे पास जो है खाना खाने, US, रसिया, यूरोपियन कंट्री हैं, उनकी दया पर आपके वो अगर आयात करते तो हमको खाना मिलता नहीं, तो हम लोग खाद्यान्न नहीं खा पाते। हमने देखा कि हमारा पेशेंट होने का एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक कारण रहा है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन 200 तक जो हमने गुलामी झेली है। उस गुलामी का जो कारण हमने देखा है वो हमारे फूड सिक्योरिटी पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। क्लियर है। और इन्हीं सब कारणों से क्या है, गरीबी फ्रेज किया है। क्या देखा है हमने का आपका फ्रेज झेला है, और इसी फ्रेज को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। कह रहे जितने भी हमारे भारत के आपके नीति निर्माता थे उनका काम क्या था कि खाद्यान्न का आप कर सके, आत्मनिर्भरता जो है उसको कर सके। भारत में कृषि में एक नीति अपनाई जिसकी परिमाण हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल ने खाद्य सुरक्षित करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई थी। उस नई रणनीति में गेहूं और चावल का उत्पादन था। कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधारिक रूप का आपका दर्जा दिया। किसने दिया बच्चों? प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी ने। कब दिया? 1968 में। और किसके लिए? गेहूं क्रांति के लिए। क्या किया था?
आपका डाक टिकट जो था जारी किया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की आपका पुनरावृत्ति हुई। कह रहे गेहूं के साथ आपका चावल में भी ये हमने रिपीटिशन देखा। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी, यानी कि जितना भी अनाज है उसमें जिस हिसाब से वृद्धि होनी चाहिए थी वो समान नहीं थी, अलग अलग थी। क्या कह रहे हैं, वृद्धि समानुपातिक नहीं थी, यानी कि एक समान नहीं थी। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक थी, जो कि 44 आपका 01 और आपका 30 आपका 21 करोड़ टन वो आपका परसेंट रही। वर्ष 2000 आपके 15-16 में कुल अनाज का खाद्यान्न ये टन करोड़ रहा, और वर्ष 2000 आपके 16-17 में जो अनाज था वो कितना था, 275.68 आपका करोड़ टन। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आपकी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ तक अगर कहीं प्रोडक्शन हुआ तो उत्तर प्रदेश और कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में गेहूं के मामले में। क्लियर है, जो कि आप देखेंगे 6.8 और आपका 17.1 टन, ये सब चीजें हैं जो आपका रेट दिखाया है कि कहाँ कहाँ कितने तरफ हुई। और चावल के मामले में वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश सबसे नंबर रहे। कहाँ रहे बच्चों, सबसे नंबर 1 रहे। ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने उल्लेखनीय आपकी वृद्धि रही। जैसे गेहूं में उत्तर प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश का एक छत्र आपका राज रहा आपका टोटल प्रोडक्शन में, उसी प्रकार चावल में अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल और अब आपका यूपी का बहुत बड़ा आपका रिकॉर्ड तो आपका प्रोडक्शन हुआ। यानी कि हमारे नीति निर्माताओं ने आत्मनिर्भर होने के लिए सबसे पहले फूड सिक्योरिटी की बात की। अपनी नीति निर्माताओं ने अपनी योजना में खाद्यान्न को मुख्य लक्ष्य बनाते हुए उन्होंने सबसे पहले खाद्यान्न की निर्भरता को आत्मविश्वास में लिया, अपनी योजना बनाई, और हम लोगों ने उस दिशा में काम किया, और हम लोग हरित क्रांति का जन्म उसी दिशा की एक पहल है। क्लियर है बच्चों? मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज के लेक्चर में कुछ नया सीखने का मौका मिला हो, नई जानकारी मिली हो आपके व्यक्तिगत रूप के लिए और आपकी परीक्षा के लिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, समय समाप्त हो रहा है। मिलते हैं कल। मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।